सोचिए जरा, 7वीं सदी का भारत, एक ऐसा दौर जब बड़े बड़े साम्राज्य टूट चुके थे और हर तरफ एक तरह की अनिश्चितता थी। इसी माहौल में एक शासक उभरा जिसने इस बिखरे हुए देश को एक करने का, कह सकते हैं, आखिरी बड़ा प्रयास किया। आज हम बात करेंगे सम्राट हर्षवर्धन की। लेकिन ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। सवाल ये है कि कैसे एक लड़का जिसकी उम्र महज 16 साल हो, अपने परिवार पर आई भयानक मुसीबतों की राख से उठकर एक पूरे साम्राज्य की नींव रख सकता है। तो हुआ ये कि 7वीं सदी में महान गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था, जो आपस में ही लड़ते रहते थे। इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक युवा शासक ने उत्तर भारत को फिर से एक झंडे के नीचे लाने का जिम्मा उठाया। देखिए, जब गुप्त साम्राज्य खत्म हुआ तो उसने उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम छोड़ दिया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। छोटे छोटे राज्य सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे और इसी मुश्किल दौर ने हर्षवर्धन के उदय की जमीन तैयार की। हर्ष का सिंहासन तक पहुंचना, सच कहूं तो किसी फिल्मी कहानी जैसा ही था। ये एक के बाद एक हुई दुखद घटनाओं का सिलसिला था जिसने एक नौजवान लड़के को वक्त से पहले ही राजा बनने पर मजबूर कर दिया। अब जरा देखिए कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। सिर्फ एक साल के अंदर 605 ईस्वी में हर्ष के पिता राजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। फिर उनके बहनोई की हत्या कर दी गई और उनकी बहन राज्यश्री को कैद कर लिया गया। जब उनके बड़े भाई राज्यवर्धन बदला लेने गए तो 606 ईस्वी में धोखे से उन्हें भी मार दिया गया। तो ऐसे में सिर्फ 16 साल की उम्र में हर्ष को एक तबाह हो चुके परिवार और एक डामाडोल सिंहासन की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और उन्होंने कसम खाई कि वो बदला जरूर लेंगे। बदला लेने का ये जो निजी इरादा था, वो बहुत जल्द एक बड़े मिशन में तब्दील हो गया। मिशन था पूरे उत्तर भारत को एक करना। हर्ष का पहला और शायद सबसे समझदारी भरा कदम था अपने राज्य थानेसर को कन्नौज के साथ मिलाना। और फिर उन्होंने अपनी राजधानी भी कन्नौज को ही बनाया, जो उस समय उत्तर भारत का एक बहुत ही जरूरी रणनीतिक केंद्र था। बस यहीं से उनके साम्राज्य के विस्तार का सफर शुरू हुआ। और उनका साम्राज्य सच में बहुत विशाल था। अपने चरम पर ये उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। मतलब लगभग पूरा उत्तर भारत उनके शासन में था। अब इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक अच्छी टीम तो चाहिए ही। हर्ष ने एक बहुत ही कुशल प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। इसमें अवंती जैसे मंत्री थे जो विदेश और युद्ध मामले देखते थे। सिंघानद उनके कमांडर इन चीफ थे और कुंतल और स्कंदगुप्त जैसे अफसर घुड़सवार सेना और हाथियों की सेना को संभालते थे। उनकी आर्थिक नीति भी उतनी ही सुलझी हुई थी। राज्य की जितनी भी आमदनी होती थी उसे बड़े सोच समझकर 4 हिस्सों में बांटा जाता था। एक हिस्सा सरकारी कामों पर खर्च होता था, दूसरा अधिकारियों की तनख्वाह पर, तीसरा विद्वानों को सम्मान देने में और चौथा हिस्सा धार्मिक कामों और दान पुण्य के लिए रखा जाता था। उत्तर भारत तो जीत लिया, अब हर्ष की नज़र दक्षिण की ओर थी। लेकिन यहीं पर उनकी महत्वाकांक्षाओं की एक सीमा तय होने वाली थी। दक्षिण में एक ऐसा शासक था जिसने हर्ष के विजय रथ को वहीं रोक दिया। ये उस दौर के 2 सबसे ताकतवर सम्राटों की टक्कर थी। एक तरफ थे हर्षवर्धन, जिन्हें सकल उत्तरपथनाथ यानी पूरे उत्तर भारत का स्वामी कहा जाता था, और दूसरी तरफ थे दक्षिणी चालुक्य वंश के सम्राट पुलकेशिन द्वितीय। नर्मदा नदी के किनारे हुई इस लड़ाई का जिक्र ऐहोल शिलालेख में मिलता है। उसमें एक बहुत मशहूर लाइन है जो कहती है, युद्ध में अपने हाथियों को गिरता देख हर्ष का हर्ष यानी कि खुशी डर में पिघल गया। ये सम्राट हर्ष के जीवन की शायद सबसे बड़ी हार थी। इस हार का नतीजा बिल्कुल साफ था। नर्मदा नदी हमेशा के लिए हर्ष के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा बन गई। उनका विजय अभियान यहीं आकर थम गया। लेकिन हर्ष की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है। वो कला, धर्म और शिक्षा के भी बहुत बड़े संरक्षक थे और उनके शासनकाल को एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर भी माना जाता है। और कमाल की बात तो ये है कि हर्ष सिर्फ दूसरों की कला को सराहते नहीं थे, वो खुद एक बहुत अच्छे लेखक थे। उन्होंने 3 मशहूर संस्कृत नाटक लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। सोचिए, एक सम्राट जो एक सफल नाटककार भी हो, ये सच में बहुत बड़ी बात है। 10,000 ये नंबर जानते हैं क्या है? ये उस समय के सबसे बड़े शिक्षा के केंद्र यानी नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रों की संख्या है। हर्ष के संरक्षण में ही नालंदा अपने शिखर पर पहुंचा था।
जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में एक यूनिवर्सिटी में 10,000 छात्र पढ़ रहे थे। हर्ष की धार्मिक यात्रा भी काफी दिलचस्प है। वो शुरू में भगवान शिव के उपासक थे, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया। पर सबसे जरूरी बात यह थी कि वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते थे, और इसी वजह से उनके इतने बड़े साम्राज्य में शांति और सद्भाव बना रहा। हर कहानी का एक अंत होता है, तो सवाल यह है कि हर्ष की मृत्यु के बाद उनके बनाए हुए इस विशाल साम्राज्य का क्या हुआ। चलिए अब उनकी कहानी के आखिरी अध्याय पर नजर डालते हैं। हर्ष की एक नीति का आने वाले समय पर बहुत गहरा असर पड़ा, और वो थी सामंतवाद की शुरुआत। उन्होंने अपने अधिकारियों को नकद वेतन देने के बजाय जमीन देना शुरू किया। उस समय के लिए यह शायद एक अच्छा फैसला था, लेकिन धीरे धीरे इसी प्रथा ने स्थानीय सामंतों को बहुत ताकतवर बना दिया और केंद्र की सत्ता कमजोर होती चली गई। पूरे 41 साल तक शासन करने के बाद 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो गई, और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि उनका बनाया हुआ इतना बड़ा साम्राज्य उनकी मृत्यु के फौरन बाद ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाती है कि क्या हर्ष प्राचीन भारत के आखिरी महान सम्राट थे, या फिर वो भारत के मध्ययुगीन युग के पहले राजा थे। उनकी विरासत इन दोनों युगों के बीच एक पुल की तरह है, जो हमें इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर सोचने के लिए मजबूर करती है।